सबसे पहली वोट चोरी अगर किसी ने पकड़ी है भारतीय राजनीति में तो मैंने कांग्रेस में पकड़ी है। मैंने एक चीज़ बोली थी कि थरूर जी जो है मतलब वो जिस राह को उन्होंने पकड़ ली है, अब ज़्यादा दिन कांग्रेस पार्टी और प्रथम परिवार उनके प्रति जो है दयावान या उदार नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से भी देखें तो जिस पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना ज़्यादा समझदारी है, या जो तीसरी बार भी सारे प्रयासों के बाद 99 पार 100 पार नहीं हो पा रही है उस पार्टी में पदाधिकारी बनना ज़्यादा समझदारी है। शहजाद पूनावाला एक्चुअली शहजाद पूनावाला मीडिया क्रिएशन है। रिश्ते खराब होंगे इसलिए अर्जुन को क्या कौरवों पर तीर नहीं चलाना चाहिए था क्या? यही तो कृष्णा जी ने सिखाया ना कि चिंता मत करो सामने कौन है, धर्म की स्थापना करनी है तो बाण चलाना है। तो भाई अब जब महाभारत में और गीता में ये सीख है कि ये नहीं देखना है कि परिवार का कौन और सामने कौन, और सिद्धांत के लिए अगर लड़ना है तो लड़ना है। सिद्धांत के लिए लड़ाई में कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। उनकी नाराज़गी अपनी जगह ठीक हो सकती है कि उनको लगा होगा कि भाई पार्टी के भीतर ही कुछ बोल देता, परिवार की बात थी तो परिवार से ही बोल देते, ये उनका सोचने का तरीका हो सकता है। पर मैंने अपने सारे विकल्प तराश लिए थे। मैंने एक लेटर लिखा था राहुल जी के दफ्तर को और वो लेटर लीक हो गया था, और वो लेटर लीक हुआ उसके बाद फिर वो मुद्दा बना। जो तहसीन पूनावाला इतना कटु बोलते थे, वो जिसको बोलते ना कि बिना कोई लॉजिक अपनाए बोलते थे, आज उनकी भी कभी कभी लोग ट्वीट्स पढ़ते तो सब मुझे भेजते, बोलते कि हमें लगा आपने ड्राफ्ट करके डाला है। जो राहुल जी जब बोलते हैं कि ये वोट चोरी हो गया, भाई आपको जनता वोट ना करे तो ये वोट चोरी हो गया, मतलब आप अपने परिवार को इतना ऊंचा समझते हैं कि जनता के विवेक के ऊपर भी आप अपने आप को रखते हैं। राहुल गांधी आधुनिक काल के पिनोकियो। भाई राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं, इनको मतलब बोलना चाहिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। आज भी राहुल गांधी को लगता है कि मैं संविधान तंत्र के ऊपर हूँ, मैं कोई एफिडेविट भरूंगा। अरे ये संविधान तो आप जैसे लोगों के लिए है, मैं तो संविधान के ऊपर हूँ, परिवार तंत्र। क्योंकि हमारी लड़ाई अंततः देखो क्या है, हमारी लड़ाई है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश के खिलाफ अगर बोलेगा कोई तो चाहे कहाँ से भी हो हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे या हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो राहुल गांधी जी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगा एक्चुअली कि अब सही जगह पर है, जिसको बोलते हैं ना घर वापसी, ऐसा ही लगा। ठीक है ना, लाइफ में अगर आप समझ रहे हो कि भाई मैं बहुत बड़ा तोप हूँ और मैं बस एंट्री कर लिया और सब मेरे लिए थाली लगा के बैठेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। हमने उसी से शुरू किया कि आज मेरी माँ का दुगने उत्साह का मौका है और मेरी माँ का बर्थडे है और कोई खंडन नहीं कर रहा। इस बात का दर्द है कि माँ उसको ज़्यादा मानती है। नहीं, मुझे दर्द होता अगर वो लायक नहीं होता तो तहसीन से तो ज़्यादा लायक। तो मैंने इनको बोला तुमने ज़मीन चोरी, लैंड चोरी, चारा चोरी और कंटेंट चोरी भी कर दिया, आइडिया चोरी भी कर दिया। तो ये इस बार टी शर्ट ये पहनने दो, इनके सारे टी शर्ट बनियान निक्कर सब उतरने वाले हैं। डिबेट में आने का मौका मिला है आपको, यही पार्टी ने दिया। कितने लोगों को मिल रहा है, कितने शहजाद को मिल रहा है, कांग्रेस में कितने शहजाद को मिल रहा है? भाई पार्टी ने ऑलरेडी दिया है, इसको इस दृष्टि से देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान बेहद खास हैं। एक वक्त पे कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस के लिए जी जान से लड़ते थे, लेकिन एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, पार्टी बदली। क्यों बदली, क्या कुछ हुआ और अब उनको कैसे जानते हैं लोग, इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। और मैं परिचय करा दूं अपने मेहमान से अपना। शहजाद पूनावाला हैं। और शहजाद, आप जब मुझे पहली बार मिले थे, मुझे आज भी याद है 2012 में, आप कांग्रेस को लेकर एकदम वैसे थे कि मतलब कांग्रेस सही कर दिया सब कुछ। फिर एकाएक क्या हुआ, हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उस समय पर भी मैं देश को लेकर काफ़ी एक्टिव था कि देश के विषयों को उठाया जाए, और आज भी वैसे ही है। पर उस समय भी आपको याद होगा कि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में रहते हुए कितने कांग्रेसी मेरे खिलाफ ही काम करते थे और किस प्रकार से अच्छे लोगों को वहाँ पे नीचे खींचने का काम किया जाता था। बहरहाल मेरा कोई इमीडिएट हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मैं 5 वर्ष जो है राजनीति से एक प्रकार से बाहर रहा मेरी बगावत के बाद। पर मुझे लगा कि उसके बाद कि एक विषय को जो उठाया है उस विषय को अगर लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे मौका मिला, तो मैंने वहाँ पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन किया। पर जो यात्रा रही, जो मुद्दे थे, वो मैं कांग्रेस में रहते हुए भी उठाता था। आपको याद है कि मैं
ज़्यादा परिवारवाद के फेवर में नहीं था, इसीलिए तो मैं आउट ऑफ फेवर था कांग्रेस पार्टी में। और आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, उसको लेकर भी कई बार मैं बात रखता था। तो इन चीज़ों के चलते कांग्रेस में मैं वैसे भी, जैसे शशि थरूर जी की हालत है, वैसे ही मेरी कुछ हालत थी। तो मैं शशि थरूर जी से पहले वाला शशि थरूर हूँ। केवल इतना है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। आपकी डिक्शनरी आपके पास वो वाली नहीं है शायद। नहीं, मेरी पॉलिटिकल डिक्शनरी ठीक है। देख एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि हाँ। आखिर आपके मन में आया क्यों? एकदम मतलब आपने कहा कि फैमिली के जो नेपोटिज़्म है उसके खिलाफ थे आप। तो ये तो आपको जब कांग्रेस पार्टी में आप आए होंगे तभी से पता होगा कि हाँ, वो तो देखिए पता तो था ऑब्वियसली कि कांग्रेस पार्टी में एक परिवार का वर्चस्व ज़्यादा है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं थी। पर देखिए, जब मैंने राजनीति जॉइन किया, जब मैं एक्टिव हुआ, मैं 15-16 साल का था। स्कूल में जो भी पढ़ाया गया इतिहास में, तो लगा कि भाई कांग्रेस में प्रथम परिवार ने सब कुछ किया है। तो एक ऐसा लगा कि ये परिवार वाक़ई में देश के लिए बहुत सेवा करता है, ये पार्टी सच में देश के लिए लगी हुई है। तो हम भी अपना योगदान देना चाहते थे। पर जब आप सिस्टम में आते हो, तब आपको वास्तविकता पता चलती है कि भाई राहुल जी 2004 से बोल रहे हैं। आपको याद होगा, आप तो तब कवर भी करते थे कि भाई मैं सिस्टम बदल दूँगा, मैं सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, मैं ओपन कर दूँगा, परिवारवाद ख़त्म कर दूँगा। वो तो उल्टा उन्होंने और सिस्टम को परिवारवादी और भी फ्यूडल और डायनेस्टिक बना दिया। तो जब 7-8 साल निकल गए और तब भी राहुल गांधी जी के जो भी प्रयास थे, उससे केवल पार्टी और नेपोटिस्टिक, डायनेस्टिक हुई। तो उसके बाद ऐसा लगा कि भाई अगर इसमें और भी समय देना है, तो फिर मुझे लगता है कि ये व्यर्थ होगा। और हम पार्टी के लिए नहीं आए थे, हम परिवार के लिए नहीं आए थे, हम देश के लिए काम करने आए थे। दूसरी बात ये भी थी कि मैंने एक ही बात रखी थी, मेरा कोई कांग्रेस से इतना बड़ा विषय नहीं था। मेरा ये केवल कहना था कि अगर 2017 में जब गुजरात चुनाव हो रहे थे, आप चुनाव की प्रक्रिया आप पार्टी की बता रहे हो। आजकल ये वोट चोरी का नैरेटिव चल रहा है ना, तो असली वोट चोरी तो कांग्रेस ने की। भाई मैंने तो साबित किया कि कांग्रेस में अंदर में वोट चोरी कैसे हो रही है। कांग्रेस के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में, ये कोई बात करता नहीं है, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस का एक संविधान है, मानते तो नहीं है पर है। उस कांग्रेस तो देश का भी नहीं मानते, सिर्फ लेके घूमते हैं। कांग्रेस के संविधान में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें कैसे डेलीगेट बनाए जाएंगे, डेलीगेट के चुनाव कैसे होंगे, और फिर वो डेलीगेट मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। अब अगर मान लो कि डेलीगेट ही किसी के द्वारा सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड ना हो, जैसे बोल रहे ना कि वोटर लिस्ट में फर्जी हो जाता है, ये उन्होंने किया। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बोला कि प्रदेश अध्यक्षों से जो उनके बनाए हुए कि भाई डेलीगेट बना लो। प्रदेश अध्यक्षों ने डेलीगेट बना लिया अपने अपने, जो राहुल जी को वोट करेंगे। अब बोल रहे हैं कि देखिए ये डेलीगेट वोट करके राहुल जी को ये चुनाव होगा इनका। तो कैसे चुनाव होगा, ये तो फिक्स्ड मैच थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, दिखाई, और ये स्वीकारा गया। मनीष तिवारी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद सबने स्वीकारा कि चुनाव नहीं होते, ये ताजपोशी होती है। तो सबसे पहली वोट चोरी अगर किसी ने पकड़ी है भारतीय राजनीति में, तो वो मैंने कांग्रेस में पकड़ी है। और इसके लिए आप अध्यक्ष चुनाव भी लड़ने चले गए वहाँ पे? देखिए, मैंने तो कहा कि भाई अगर चुनाव हो रहे हैं सच में, तो भाई चुनाव तो 2 लोगों में होगा, तो आप दीजिए, कराइए। तो उन्होंने उस बार तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, लड़ने नहीं दिया। मुझे कोई अध्यक्ष बनने का शौक नहीं है, पर मैंने कहा कि कम से कम सिस्टम तो चल रहा है, ये सिस्टम दिखाइए। पर उन्होंने उस समय नहीं किया। और फिर जब जाकर शशि थरूर बनाम खड़गे जी हुआ, वैसे उसमें भी आपने देखा पहले गहलोत जी का नाम चल रहा था, बिल्कुल ठीक है, गहलोत जी का नाम चल रहा था, और फिर जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ओवरनाइट सारी चीज़ें सितंबर 25 को। तो उसके बाद खड़गे जी का नाम आया। खड़गे जी स्वयं को नहीं पता था, वो तो गहलोत जी को बनाने गए थे। और जब खड़गे जी का नाम आ गया, तो उसके सामने जब शशि थरूर जी ने रखा नामांकन, तो पूरी पार्टी ने ओपनली जैसे खड़गे जी को सपोर्ट किया और शशि थरूर साइडलाइन हो गए। उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि भाई ये चुनावी प्रक्रिया कितनी फेयर थी या नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उस समय पर ये जो मैच फिक्सिंग हुई थी, उसके सारे दस्तावेज और सबूत सामने आ जाते, इसलिए उन्होंने मुझे फिर पार्टी से ही बाहर कर दिया। ये शशि थरूर से आपका कुछ गहरा सा लगाव है पिछले नहीं, मुझे तो हमेशा से पसंद रहे हैं। मैं तो उनके साथ जब कांग्रेस में था बड़ा करीबी रूप से मैंने काम किया। तो जब वो चुनाव लड़े अध्यक्ष का, और वो जिस तरह से उनको हुआ, तब आपने अपने जैसा ही फील किया होगा? नहीं, मुझे तो पता ही था नतीजा क्या होने वाला है। पर उस समय मैंने एक चीज़ बोली थी कि थरूर जी जो है, मतलब वो जिस राह को उन्होंने पकड़ ली है, अब ज़्यादा दिन कांग्रेस पार्टी और प्रथम परिवार उनके प्रति जो है दयावान या उदार नहीं रहेगा। और देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर की बात जब उन्होंने रखी कि सेना ने पराक्रम दिखाया, भारत ने सरेंडर नहीं किया, ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं था,
तो खुलकर कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि भाई थरूर जी देश की लाइन अगर आगे रखेंगे, परिवार की नहीं रखेंगे तो हम उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं मलाल उस बात का भी है कि उन्होंने खड़गे जी के खिलाफ नामांकन भरा, क्योंकि कांग्रेस ऐसी एक एक कबीला है जिसमें परिवार के रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने परिवार के रिट को चैलेंज किया तो उसी समय पर थरूर जी का जो कह सकते हैं ना कि डाइंग डिक्लेरेशन, हाँ, वो डाइंग डिक्लेरेशन लिख दिया गया और पेन उनका। तोड़ दी गई उसके हाँ, बाद। कलम तोड़ दी गई उसके बाद। तो लेकिन आपको इससे नुकसान हुआ ना? कैसे? पॉलिटिकल करियर में तो आपको कहीं पीछे जाना पड़ा। मतलब आप जिस तरह से कांग्रेस के लिए टीवी पैनल्स में आते थे, डिबेट्स में दिखते थे, जिस तरह से कांग्रेस भी आपको उन दिनों प्रमोट कर रही थी, लेकिन जब आपने चैलेंज कर दिया तो आप फिर पीछे कहीं चले गए। अगर आप रहते तो शायद आप भी कहीं होते। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से भी देखें तो जिस पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना ज़्यादा समझदारी है, या जो तीसरी बार भी सारे प्रयासों के बाद 99 पार 100 पार नहीं हो पा रही है उस पार्टी में पदाधिकारी बनना ज़्यादा समझदारी है? तो देखिए, अगर प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेरा नुकसान हुआ है, परंतु ये नफ़ा नुकसान का सवाल नहीं लेकिन है, ये आप सवाल उसके सिद्धांत बाद का है। जैसे कांग्रेस से आप जब बाहर हुए, मतलब कांग्रेस से जब हटे, तो उसके बाद कई वक्त तक आप थे नहीं कहीं पे भी, मतलब किसी पार्टी में भी नहीं, नहीं नहीं, थे। वो और तो वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन था। इसीलिए आपने जब कहा ना कि उनका अचानक से हृदय परिवर्तन, अचानक से कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। 2016-17 की ये घटनाक्रम थी जब मैंने बगावत की, फिर उसके बाद कांग्रेस ने मुझे, और देखिए ये भी एक बात है ना कि असहिष्णुता किसमें कितनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पर है। भाई, अगर मैंने कोई राहुल गांधी को कुछ गालियाँ तो नहीं दी थी, मैंने कोई परिवार के खिलाफ कुछ अपशब्द तो नहीं बोले थे, मैंने केवल एक संविधान के हिसाब से सिस्टम नहीं चल रहा ये दिखाया, तो वो हो गया एक कैपिटल पनिशमेंट कि भाई इसको बाहर निकालो। तो ये तो इनकी लोकतंत्र डेमोक्रेसी बचाने चले हैं आजकल राहुल गांधी जी, तो डेमोक्रेसी मुक्त कांग्रेस है। फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि देखिए हमने इतने वर्ष कांग्रेस में इन्वेस्ट किए, अब बीजेपी जाने के लिए मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। बीजेपी जाने की एक अलग स्टोरी है, क्यों बीजेपी गया वो एक अलग स्टोरी है। 5 वर्ष मैंने अपने आप से कहा कि भाई अभी बाहर रहकर, और क्योंकि मीडिया से उस समय पर मेरे पास बहुत सारे मतलब ऐसे प्रस्ताव थे कि भाई मीडिया में रहकर भी काम किया जा सकता है, डिजिटल कंटेंट का उस समय बड़ा वो ग्रोथ हो रहा था, तो उसको लेकर मैंने एक अपनी इंडिपेंडेंटली वहाँ पे चीज़ें शुरू की, बतौर एंकर, बतौर मीडिया में पैनलिस्ट के रूप में और बतौर एक एनालिस्ट के रूप में। तो वो 4-5 साल मैंने किया, और फिर जब मुझे लगा कि भाई ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर जो मुझे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से करना है उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में ही रहना पड़ेगा, तब मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तो ऐसा मुझे कोई मलाल नहीं है, मीडिया में रहकर जो मैंने ट्रेनिंग ली है, जो आप लोगों के बीच रहकर जो मुझे थोड़ा-सा एक मैं कह सकता हूँ अनुभव मिला है, वो तो, और जो मेरे मित्र बने हैं, आज देखो मैं बोलता हूँ ना, शहजाद पूनावाला एक्चुअली शहजाद पूनावाला मीडिया क्रिएशन है। तो ये जो भी बीजेपी को एक राष्ट्रीय प्रवक्ता मिला वो मीडिया की देन है ये मतलब देखो कांग्रेस में तो क्या है कि ओवरनाइट सुप्रिया सुनील चली गई, वो पत्रकार थी, वो प्रवक्ता बन गई, वो तो पारिवारिक उनका कनेक्शन था। पर एक अच्छे व्यक्ति को टैलेंट को होन करके, उसकी स्किल को बढ़ाकर उसको एक प्लेटफॉर्म देना पॉलिटिकली, ये अगर हुआ है बीजेपी में, तो वो मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया ने मुझे बहुत मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, तब जाकर मैं कुछ एक आर्टिकुलेशन कर पाया, और तब जाकर मुझे बीजेपी जैसी पार्टी में मौका मिला। लेकिन आपने जब कांग्रेस से आप बाहर हुए तो इससे रिश्ते भी तो खराब हुए, आप पे पारिवारिक रिश्ते भी खराब हुए होंगे, समाज में भी कुछ लोगों से आपके रिश्ते खराब हुए, उस पर कितना असर पड़ा? देखिए, ऐसा है कि रिश्ते खराब होंगे इसलिए अर्जुन को क्या कौरवों पर तीर नहीं चलाना चाहिए था क्या? यही तो कृष्णा जी ने सिखाया ना कि चिंता मत करो सामने कौन है, धर्म की स्थापना करनी है तो बाण चलाना है। तो भाई अब जब महाभारत में और गीता में ये सीख है कि ये नहीं देखना है कि परिवार का कौन और सामने कौन, और सिद्धांत के लिए अगर लड़ना है तो लड़ना है, सिद्धांत के लिए लड़ाई में कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन मुझे आज भी अच्छे से याद है 2012 की बात है, तब आप और तहसीन दोनों एक आरटीआई आपने फाइल की थी और उसका था बताइए जरा वो आरटीआई बताइए। इस निजामुद्दीन मैंने ये कंफर्मेशन है कि मेरी दूरदृष्टि कितनी है। उस समय पर भी मुझे पता था कि सुब्रमण्यम स्वामी ये जो व्यक्ति है वो किसी का नहीं है, ना सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो मतलब अपनी बातों पर कमिटेड है, और वो बस एक
मतलब एक मौका परस्त ऐसे व्यक्ति है जो हर एक व्यक्ति को गाली देना शुरू कर देते हैं जब उनको लगता है कि उनका काम खत्म हो गया। तो तो मुझे आपने लगता उन्हीं के खिलाफ एक आरटीआई डाली थी उनके मकान पे। है हाँ। मैं आपसे पहली बार मिला था तो आप और तहसीन दोनों साथ में थे और ज़्यादातर वक्त में जितनी बार आप लोगों से टकराया दोनों साथ में थे। अब साथ में हैं आप लोग या उस घटना के बाद से कांग्रेस से बाहर आने के बाद से साथ हैं आप लोग? नहीं, 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 हम लोग साथ तो रहते नहीं हैं, वो तो अलग रहते हैं। वो हुँ। ज़्यादातर पुणे में रहते हैं, मैं ज़्यादातर क्या, मैं तो पूरा ही दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली नोएडा रहता हूँ। और हम लोग मिलते केवल तभी है जब कोई टीवी डिबेट होता है, तब वो आमने-सामने हो जाते हैं, तो एक स्टूडियो में एक साथ सामने आ जाते हैं। या कभी कोई ऐसा चांस कोई मौका पॉडकास्ट का एक आध कोई पॉडकास्ट किया है, तो वो साथ में हुआ है। तो उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि इतने वर्षों में हमारी ऐसी, जैसे वो कहते हैं ना कि साथ में मिलकर डिनर खाया, साथ में मिलकर कुछ बातचीत हुई, वैसे नहीं हुआ है। फैमिली इवेंट्स में भी नहीं मिलते नहीं, नहीं, फैमिली इवेंट्स क्या है कि मैं वैसे भी इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, फैमिली लेकिन वगैरह। उनको नाराज़गी है कि आप कांग्रेस से नहीं जाना चाहिए था आपको इस तरह से। नहीं, देखिए, उनकी नाराज़गी अपनी जगह ठीक हो सकती है कि उनको लगा होगा कि भाई पार्टी के भीतर ही कुछ बोल देता, परिवार की बात थी तो परिवार से ही बोल देते। ये उनका सोचने का तरीका हो सकता है, पर मैंने अपने सारे विकल्प तराश लिए थे और उन विकल्पों को तराशने के बाद मैंने कोई बगावत ओपनली नहीं की थी। मैंने एक लेटर लिखा था राहुल जी के दफ्तर को, और वो लेटर लीक हो गया था। और वो लेटर लीक हुआ, उसके बाद फिर वो मुद्दा बना और फिर उसको मोदी जी ने एक मंच से उठाया जब वो मीडिया में आ गया था। तो ये जो चीज़ें थी, ये सर्कमस्टेंसेस मेरे हाथ में थी नहीं। मैंने कोई वैसे, अगर आप देखोगे टेक्निकली, मैंने तो लेटर राहुल जी के दफ्तर को लिखा था। राहुल जी के दफ्तर से कैसे लीक हुई, तो उनको तो उधर नाराज़ होना चाहिए कि भाई अगर किसी ने शिकायत की है आपको, तो आप शिकायत का समाधान देते या चुप रह जाते। इसको लीक करने की क्या आवश्यकता थी। बहरहाल मुझे लगता है कि 5 वर्षों में गंगा में इतना पानी बहा है। अब आप देखें ना, जो तहसीन पूनावाला इतना कटु बोलते थे, वो जिसको बोलते हैं ना कि बिना कोई लॉजिक अपनाए बोलते थे, आज उनकी भी कभी-कभी लोग ट्वीट्स पढ़ते तो सब मुझे भेजते, बोलते कि हमें लगा आपने ड्राफ्ट करके डाला है। तो कम से कम चलिए कि इतिहास में हमने शायद, हम लोग क्या बोलते कि भाई राम जी के पीछे भरत और लक्ष्मण चलेंगे, पर चलिए इस केस में कम से कम कि बड़ा भाई छोटे भाई के पज्जिनों पर चल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई सेना पे सवाल ना खड़े करे, सिंदूर पे सवाल ना खड़े करे। अब बस यही है कि भाई जीजा जी तो समझ गए, पर साले साहब और वो उनके साले साहब कब समझेंगे। मुझे ये बात आपसे पूछनी थी कि क्योंकि मैंने आपको एक जगह सुना है कि आप दोनों की बात ही नहीं हुई है, बर्थडे विश तक नहीं। बात मतलब बर्थडे विश तो शायद एक आध बार कोई सोशल मीडिया पे कर दिया होगा तो कर दिया होगा। उनको अभी जो है उनके यहाँ पे बेटा पैदा हुआ है जुर्वान, तो उसके संबंध में ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, और उनकी वाइफ से मेरा संपर्क रहता है, और जुर्वान से तो मिलता हूँ मैं, और वो मेरी मदर के घर पे भी आता है। मेरी मदर का और तहसीन का घर एकदम पास है, तो वहीं रहता है, तो वहाँ पे जाता हूँ तो जुर्वान रहता है या उनकी फैमिली रहती है, या तो वहाँ पे मुलाकात हो जाती है जुर्वान से। पॉलिटिक्स ने करण अर्जुन को अलग कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, ये सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स नहीं तो कौरव और पांडव में वरना अंतर क्या था? प्रिंसिपल का ही तो अंतर था ना। प्रिंसिपल का ही अंतर था जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि वैसे तो भाई रावण और विभीषण भी तो अलग हुए, प्रिंसिपल पे ही अलग हुए ना। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि परिवार पहले या प्रिंसिपल पहले। मेरे लिए तो हमेशा प्रिंसिपल पहले, और मैं इस चीज़ को जीता भी हूँ। ये आसान बात नहीं है, पर और कई लोग बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए बोलते रहते हैं, पर मैं बहुत क्लियर हूँ। मुझे एलिटिज़म, ये डायनेस्टिक कल्चर, ये लुटियंस कल्चर, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद कि ये कोई मेरा रिश्तेदार तो मैं इसको प्रमोट कर लूँगा, हम लोग सब अपने ही बीच में एक क्लिक बनाकर जिएंगे, इससे मुझे बड़ी घिन भी आती है, चिढ़ भी आती है। और मैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी भी रहा हूँ, तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत नकारता हूँ कि भाई ये कोजी कल्चर जो बन जाता है, मीडिया में भी बनता है, फिल्मों में तो है ही, वैसे बिल्कुल स्पोर्ट्स में कम है पर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके खिलाफ जितना हो सकता है, जितनी मेरी हैसियत है, क्षमता है, उतना मैं लड़ता हूँ कि सिस्टम में कम से कम मेरिट और परफॉर्मेंस को तरजीह मिले, ना कि परिवार और वो कहते हैं ना कि साइकोफेंसी, कि कौन किसका चाटुकार है उसके हिसाब से। आपने प्रधानमंत्री की बात की। प्रधानमंत्री ने एक बार मंच से कहा था कि शहजादे से लड़ना शहजाद के लिए भारी पड़ा, राइट? तो तब आपको कैसा महसूस हुआ? फिर आपसे मिलते भी हैं कई बार, तो शायद इस बात का जिक्र भी करते होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है वो स्वयं इस चीज़ को चरितार्थ करते हैं। वो खुद चाय वाले हैं और उन्होंने
उस पृष्ठभूमि से, गरीब पृष्ठभूमि से, बहुत कठिन समय देखकर अब उनकी माताजी किस प्रकार से काम करती थी, उनको पूरे परिवार को उन्होंने रेज़ किया, फिर वो लंबी यात्रा रही उनकी, अलग रहे परिवार से, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है, झेली है। तो निश्चित रूप से जब कोई और भी ऐसे सिस्टम से लड़ता है और अकेले लड़ता है, तो वो उनका दर्द समझ सकते हैं। और जब उन्होंने वो बात की तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मानो कि एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसको इस चीज़ का अनुभव है। उनकी शायद सेम सर्कमस्टेंसेस नहीं रही होगी, पर मोदी जी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, उनके लिए भी इस सिस्टम से लड़ना, जिसमें कि परिवारवाद इतना हावी, हमारी डेमोक्रेसी हमेशा से थी, 1947 से हम डेमोक्रेसी है, पर हम माने ना माने एलीट डेमोक्रेसी थे बहुत वर्षों तक। 2014 के बाद आप देखिए कि पहली बार हम कह सकते हैं कि एक पीपल्स डेमोक्रेसी है। आज राष्ट्रपति कौन है? हमारी आदिवासी समाज से आने वाली बेटी। आज हमारे देखिए किस प्रकार से पद्मा अवार्ड्स तय होते, कोई बड़े वो पारिवारिक पत्रकारों को नहीं मिलते, जिनको मिलना है, जिन्होंने ज़मीन पे काम किया, तो पीपल्स पद्मा है, पीपल्स पीएम है, जो तीसरी बार चुनकर आए हैं। तो इसके प्रति जो नफ़रत का भाव एक परिवार के मन में है कि यार ये चाय वाला कैसे बैठ गया, ये तो हमारा अधिकार है। कुछ लोगों को अभी भी, जो राहुल जी जब बोलते हैं कि ये वोट चोरी हो गया, भाई आपको जनता वोट ना करे तो ये वोट चोरी हो गया। मतलब आप अपने परिवार को इतना ऊंचा समझते हैं कि जनता के विवेक के ऊपर भी आप अपने आप को रखते हैं। तो जो लड़ाई मैंने एक छोटे स्तर पर लड़ी, वो लड़ाई मोदी जी सिस्टम से तो लड़ ही रहे हैं ना, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी एक प्रकार से आउटसाइडर है, और ये जो सिस्टम जो बोल रहे हैं ना कि भाई ये चोरी है, ये कैसे बन जाते हैं प्रधानमंत्री, ये मोदी तो चोर है, ये वाला वो वही सिस्टम है कि भाई वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो शहजादा मानसिकता है कि वो किसी कॉमन व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने तो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि देखिए यहाँ से वोट है, एक आदमी इतनी बार वोट कर रहा है, उसकी जगह जगह वोट है। मतलब राहुल उसमें से गांधी एक गुरकीरत कांग है, कांग साहब, उन्होंने अभी वो बाइट दी है कि वो प्रूव करे राहुल जी की मैंने 3-4 बार कहाँ वोट किया। फिर एक आदित्य श्रीवास्तव है, उनका भी उन्होंने 3-4 बार वोट कर, 3-4 जगह वोट है और मल्टीपल वोट किया। फिर एक मैडम थी कर्नाटका से, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, रानी जी उनका सरनेम था। तो उन्होंने भी बोला कि मैंने तो एक ही वोट किया, वो तो बुजुर्ग लेडी थी। तो बिना कोई प्रमाण के ऐसे ही हिट एंड रन करना या स्पिट एंड रन करना, ये राहुल गांधी की आदत है। राहुल गांधी को मैं कहता हूँ, ये आपको वो इटालियन की कहानी पता है जो झूठ बोलता था उसकी नाक बढ़ती जाती थी? हैं? वो कार्टून कैरेक्टर पिनोकियो। तो राहुल गांधी आधुनिक काल के पिनोकियो। भाई राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं, इनको मतलब बोलना चाहिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। अब बताइए, जो सेना के बारे में झूठ बोले और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए कि भाई इतना झूठ मत बोलो, आप भारतीय हो क्या ऐसी बातें करते हैं? सेना की पिटाई हो गई, सेना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया। फिर कभी वो बोलते हैं कि भाई HAL, LIC, SBI डूब गया। सावरकर जी के विषय में जो झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। एक बार तो कन्विक्ट हुए कि मोदी समाज को चोर बोलने के लिए। तो लगातार झूठ पे झूठ जो आदमी बोले, उन्होंने वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने से कुछ नहीं होता। वो बातें कितनी झूठ बोलते हैं उसमें देखिए ना, एक के बाद एक झूठ साबित हो गया। एक झूठ उन्होंने बोला कि ECI का वेबसाइट डाउन था। अरे उसी समय जाकर चेक कर लो, वेबसाइट ऑन था। फिर उन्होंने बोला नहीं, वेबसाइट डाउन नहीं था, जो ई वोटर लिस्ट है वो नहीं मिल रहा था। वो सब जाके सब स्टेट्स की ई वोटर लिस्ट अवेलेबल थे। तो जब इनका एक झूठ पकड़ा जाता है तो ये नेक्स्ट झूठ पे चले जाते हैं। उसमें भी आप देखोगे उनकी प्रेस वार्ता, उन्होंने जो भी पॉइंट्स उठाए वो आधे घंटे में वो फैक्ट चेक हो गए। ECI का एक ही बात कहना है, भाई आपको अगर लगता है कि ये कुछ गलत किया गया है मंशा के साथ, देखिए वोटर लिस्ट पे बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, कैंडिडेट भी उठाते हैं फलाना। अगर उनको लगता है कि कोई गलत चीज़ है या कुछ है तो उनके पास एक फॉर्म अवेलेबल होता है, फॉर्म भर के दे दीजिए, रेक्टिफाई हो जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन प्रोसेस है। पर अगर आप ये आरोप लगाते कि EC वोट चोरी कर रहा है, तो आप शपथ पे लिख के दीजिए ना, एफिडेविट पे लिख के दीजिए। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, LOP है। अगर आप कोई आरोप लगाएंगे इस प्रकार का तो आपसे भी यही मांगा जाएगा, तो शपथ पत्र पे क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मान लिया जाए। अच्छा, तो फिर तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो उनसे एक शपथ ज्यादा ली है, प्रधानमंत्री पद की भी ली है, केवल उन्होंने सांसद की नहीं ली है, तो उनकी बातों को तो दुगना मानना चाहिए। लेकिन वही एक प्रॉब्लम है कि जब प्रधानमंत्री, जिन्होंने शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने, वो कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये झूठ है। तो देखिए वही तो है ना कि इसको बोलते, ये ECI का मामला नहीं है, आप लोग समझ ही नहीं पाए हो, ये EMI का मामला है।
EMI वो नहीं भरने हाँ। वाला नहीं, वो तो कुछ चीज हाँ। ईएमआई थोड़ी खरीदेंगे, हाँ। ये तो हम जैसे लोग खरीदेंगे। ईएमआई का मतलब है इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिरा। अच्छा 50 वर्ष पहले इंदिरा को भी लगा कि भाई मैंने इलेक्टोरल फ्रॉड कर दिया, कन्विक्ट करेगा कोर्ट मुझे, मेरा शासन ही मेरा वचन है, मुझसे कौन करेगा बैर, मुझसे आप कोर्ट मुझे कन्विक्ट करेगा, तो फिर इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, संवैधानिक संस्थाओं को अपने पैरों तले रखा। और आज भी राहुल गांधी को लगता है कि मैं संविधान तंत्र के ऊपर हूं, मैं कोई एफिडेविट भरूंगा, अरे ये संविधान तो आप जैसे लोगों के लिए है, मैं तो संविधान के ऊपर हूं, परिवार तंत्र, इंदिरा इज इंडिया। राहुल को लगता है कि भाई अगर वो हारे तो लोकतंत्र हारा। तो इसीलिए जब ईसी नहीं सीसी कंडीशनल कमिटमेंट, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन को गाली, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन बढ़िया, अगर कोर्ट केस हारे तो कोर्ट को गाली, अगर कोर्ट केस जीते सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत बढ़िया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, प्रियंका जी ने बोला सुप्रीम कोर्ट होता कौन है, और यही प्रियंका जी ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा था। अच्छा बाकी सब तो छोड़ दो, राहुल जी दो विषय जो उठाते ज्यादा, सबसे ज्यादा, कि वो कहते हैं आजकल कास्ट सेंसस, दबे कुचले शोषित वंचित समाज, तो उन्हीं के पार्टी में से एक ट्राइबल नेता राजन्ना जी ने बोला कि यदि ये सब वोट चोरी हुई है कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका का बम राहुल जी ने भी फोड़ा था, आइटम बम उसी जगह का था, हाँ बेंगलुरु। तो कर्नाटका में 23 में इनकी सरकार, 24 के चुनाव की बात हो रही है, 24 में तो इनका प्रशासन था, और ये बीएलओ जो होते हैं या जो ये अधिकारी होते हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो राजन्ना जी ने कहा कि भाई फिर ये तो गलती हमारी हो गई ना, हम क्या सो रहे थे, और उस समय पर भी ड्राफ्ट रोल दिया गया तो आपने उसमें कोई शिकायत नहीं की, उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बात अखिलेश यादव जी ने भी वैसे कही कि कांग्रेस सोती रहती है, भाई हमारी सरकार होती तो हम पकड़ लेते। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि आपने तो राजन्ना जी को फतवा जारी करके तुरंत निकाल दिया, तो कहां गया लोकतंत्र, आपकी पार्टी वाला, ये डेमोक्रेसी घर में तो बचाओ। वो एक नवाब जो है राहुल जी राजन्ना को निकाले, ट्राइबल नेता, दूसरे नवाब जो है अखिलेश जी वो पूजा पाल को निकाले, वो भी तो योगी की तारीफ कर दी थी, उन्होंने कानून व्यवस्था की, भाई उनके पति को मारा गया और आप किसके बचाव में उनको निकाला, अतीक के। तो यही कहना है कि ये जो दो नवाब है या जो नवाबजादे हैं, बिहार में भी एक तेजस्वी नाम के नवाब है, एक यूपी के नवाब है, एक ये राहुल जी इटली के नवाब है, तो ये तीनों नवाब मिलके अपने आप को परिवार तंत्र के ऊपर समझते हैं। राजन्ना जी को क्यों निकाला भाई? अब वोट चोरी का आरोप उन्होंने जो बोला कि भाई हमारी सरकार क्या कर रही थी उसका जवाब देते ना, उनको निकाल दिया। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ है नहीं इसमें मटीरियल, इसमें केवल ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करो, एक मतलब चर्चा शुरू कर दो। आज हम लोग चर्चा उसी पे कर रहे हैं ना लगभग। तो चुनाव चाहे जितना भी क्रेडिबली हो जाए, और ये आरोप कौन लगा रहा है प्रफुल्ल जी, थोड़ा आपके दर्शक को जानकर अच्छा लगेगा कि 1948 से लेकर ही किस प्रकार से वोट चोरी की गई, इसका एक एक इतिहास आप देखिए। एक अभी प्रदीप सिंह जी ने एक शो पे इंडिया टीवी पे बताया था कि मौलाना आजाद जी के चुनाव में भी 1952 में नेहरू जी ने किस प्रकार से वहां पे धांधली कराई थी। ये उनके शब्द है, उन्होंने रामपुर की लोकसभा सीट थी, उन्होंने सोर्स कोट किया है, वहां से शुरू होता है। इंदिरा जी तो खैर खुद कन्विक्ट भी हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। उसके आगे एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जो अमित मालविया ने ट्वीट किया, फिर हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम इलेक्टोरल रोल में पाया जाता है। 1980 के इलेक्टोरल, वो नागरिक बनी 1983 में। वैसे सवाल ये भी बनेगा कि 1968 में जिनकी शादी हुई वो 1983 अप्रैल तक नागरिक नहीं बनती भारत की, ठीक है, ये हमको बाकियों को अंग्रेजों के दलाल बोलते हैं, ये इतने साल तक नागरिक नहीं बने। पर 1980 का जो इलेक्टोरल रोल था उसका एक एक्सट्रैक्ट सामने आया है जिसमें कि सोनिया जी का नाम था वोटर लिस्ट में। कैसे? ये तो इतनी बड़ी धांधली। फिर उसके बाद आप देखें 1987 में तो खुल के कांग्रेस ने माना, शशि थरूर का बाइट भी है मेरे पास, आईपैड की दिखा भी सकता हूँ, उसमें उन्होंने बोला है कि 1987 चुनाव तो कांग्रेस ने रिग किए जम्मू कश्मीर के। तो लगातार, और मैंने आपको मेरा उदाहरण तो दिया है कि भाई पार्टी के भीतर कैसे चुनाव रिग होते थे, तो हर जगह कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा चुनाव रिग किए हैं और उल्टा चोर अब कोतवाल को डांटे। तो मुझे लगता है कि ये तो वही हो गया ना कि शैतान कुरान का पाठ पढ़ा रहा है। अब बताइए लालू जी, और आज रैली हुई वोटर अधिकार रैली बिहार में, वोटर अधिकार रैली में लालू जी और पार्टी बोलते हैं कि हम ये चोरी नहीं होने देंगे। इसको बोलते ना जेन जी की भाषा, आपकी बेटी की भाषा, हेजिटेट। भाई हेजिटेट,
एक है चारा चोर, दूसरा है जमीन चोर, तीसरा है लैंड चोर, फिर जॉब चोर, और वो बोल रहे कि मिलके चोरी नहीं होने देंगे। ये गजब है यार। और मंच से बोल रहे हैं। और मंच से बोल, और वो मंच से जहां 50 वर्ष पहले इसी मंच से संविधान के हत्यारे कौन मानते थे ये लोग? मीसा नाम क्यों रखा लालू जी ने अपनी बेटी का? इमरजेंसी में पैदा हुई थी और वहां वो पे कानून का सुभाषिनी नाम अली था। आई थी, आज हाँ। लेफ्ट की नेत्री है। ये भी गजब की हिपोक्रेसी है। उन्होंने पता है क्या बोला मंच से? राहुल जी बैठे थे, बिहार की भूमि से हमने तानाशाही से पहले भी मुकाबला किया है। राहुल जी इधर देखे उधर देखे, आगे भी हम बिहार की भूमि से करेंगे। लेफ्ट पार्टी हैड सपोर्टेड इमरजेंसी। लेफ्ट लालू जी और मुलायम जी के साथ और जनसंघ के साथ नहीं थी उस समय। लेफ्ट ने बाकायदा इमरजेंसी लिखित में सपोर्ट किया था। और लेफ्ट पार्टी याद दिला रही है कि तानाशाही के खिलाफ बिहार की भूमि से कैसे लड़े थे और आज भी लड़ेंगे संविधान के लिए। और वो संविधान के लिए जिसको नंबूदरी पाद से लेकर लेफ्ट के नेताओं ने बोला था अंबेडकर कैपिटलिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है, प्रो ब्रिटिश है, इनके संविधान को नहीं मानते। एक चीज मैंने नोटिस किया आपकी बातचीत में कि जैसे राहुल गांधी को बड़ा ऑब्जर्व करते हैं आप, मतलब आज तक आपके अंदर है ना वो जो 2017 वाला जो बचा नहीं है नहीं, वो जिल्टेड लवर वाला फीलिंग नहीं है। ऐसा है कि वो देखो, मैं मानूं या ना मानूं, उनके पास पद है। हाँ। पद है नेता प्रतिपक्ष का। वैसे नेता प्रतिपक्ष के पद पे भी एक 10 सेकंड में आपको बताऊं, ये जो बोलते ना कि एलओपी को बोलने नहीं देते, एलओपी आया है, एलओपी का रिस्पेक्ट नहीं करते, एलओपी नहीं, आप लोग जो है ये बीजेपी वाले एलओपी का रिस्पेक्ट नहीं करते, संविधान का। आपको पता है देश में जब देश आज़ाद हुआ और हम लोग की पहली सरकार बनी 52 में, तो एलओपी का पद नहीं था। ये पहली बार ऑफिशियली स्टैट्यूटरी एक्ट बनकर जो पद बना है वो 77 की बाद बना है। जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो जनता पार्टी ने पहली बार इसका एक एक्ट बनाया, स्टैट्यूटरी एक्ट बना इसका। फिर उसके बाद जो पोजीशन को एक ऑफिशियल कानूनी रिकॉग्निशन मिली और उसमें पहली बार शायद वाई.बी. चौहान बने थे उस व्यवस्था के तहत। ये एलओपी भी नहीं बनाते थे, तो नेहरू जी तो एलओपी ही नहीं रखे थे अपना, कोई एलओपी नहीं था उनके नहीं। लेकिन राहुल गांधी के जैसी नाम आता है ना, आपके पास उसके लिए जवाब तैयार रहता है तुरंत ही, मतलब आप एकदम बैक ऑफ द माइंड। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे राहुल गांधी एज ए व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ कांग्रेस ने मान रखा है उनको लीडर, और एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको वहां पे पद मिला है। तो ये मेरा दायित्व है कि जिन बातों में वो झूठ बोल रहे हैं और मोदी विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में बोल रहे हैं, सेना के विरोध में, सनातन, सदन, संसद, संवैधानिक संस्थाएं के विरोध में बोल रहे हैं, तो कैसे मैं नहीं बोलूंगा? क्योंकि हमारी लड़ाई अंततः देखो क्या है, हमारी लड़ाई है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश के खिलाफ अगर बोलेगा कोई तो चाहे कहां से भी हो, हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे या हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो राहुल गांधी जी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही का देखिए ना भाई साहब, 15 अगस्त का प्रोग्राम था रेड फोर्ट, पहुंच नहीं पाए राहुल जी नहीं आए। रेड फोर्ट वाले लाल किले के प्रोग्राम में वो मोदी जी का बर्थडे पार्टी तो था नहीं, है ना, मेरी माँ का बर्थडे था, उसका कोई खंडन नहीं कर रहा। हाँ, कोई खंडन नहीं किया, अभिनंदन ही हुआ इस बार तो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के समय पर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें आपकी डेजिग्नेटेड उपस्थिति आवश्यक है, हम उस समय पर सिंदूर ऑपरेशन को सलामी भी दे रहे थे। आप उस समय पर उसका बहिष्कार करते, तो आप किसका बहिष्कार कर रहे हैं? मोदी का बहिष्कार। लेकिन वो गए थे ना, कहाँ गए? जो तस्वीरें आई थी वो पीछे बैठे, वो अपनी पार्टी ऑफिस की थी। इस बार नहीं गए हैं भाई साहब, इस बार ना वो 26 जनवरी के प्रोग्राम में, ऑफिशियल प्रोग्राम में गए हैं, ना वो ऑफिशियल 15 अगस्त के प्रोग्राम में गए। जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं वो पिछले साल की थी, वो इस साल नहीं गए। मैं आपको बोल रहा हूं, इस वर्ष राहुल गांधी ने 15 अगस्त के रेड फोर्ट के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। फिर उनकी कुछ देर बाद तस्वीरें आई कांग्रेस के कार्यालय से, वहां पे वो गए थे फ्लैग होस्टिंग के लिए। उसमें भी अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पे कमेंट किया है। तो मुझे भी लोगों ने बोला कि आपको क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज से, तो मैंने बोला कि ऐसा लगता है रात को देर तक सैयारा देखकर उठे। अब देखो मैं क्या है कि मैं हर चीज जो है ना थोड़ा कभी कभी ह्यूमरस में बोलता हूँ कि वो उनकी शक्ल जो है उस समय पे ऐसी लग रही थी कि मानो, मतलब देखो यार 15 अगस्त है, देश का इतना बड़ा पर्व है, हमारी माँ भारती की स्वतंत्रता स्वाधीनता का दिवस है। हम ठीक है, हमारी यात्रा बहुत कठिन रही है पर आगे बहुत हमारा उज्जवल भविष्य है, तो थोड़ा सा तो उत्साह रहेगा ना, थोड़ा सा तो वो इतना नाराज दिख रहे थे कि मानो कि
हो सकता है, एक और भी थ्योरी हो सकती है कि उनका इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले ही मन गया हो। चीज़ें बड़ा हो एकदम आप रेडी रहते हैं, राहुल गांधी नाम सुनते ही एकदम बॉम्ब गिराने के लिए आप भी B2 बॉम्बर की तरह तैयार अच्छा रहते देखिए, मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं किया, हम्म। ये चिदम्बरम जी ने कहा, हैं। फिर भी उनको मौका मिला पार्लियामेंट में बोलने का। पाकिस्तान को 26/11 में क्लीन चिट दिया कांग्रेस पार्टी ने। मणिशंकर अय्यर गए, बोले कि भाई मोदी को हटाना है, पाकिस्तान समर्थन करे। और अभी की बात है, बीके हरिप्रसाद ने बोला पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भाजपा का दुश्मन है। तो सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही तो कांग्रेस की पहचान। लवर ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आपकी यात्रा पे लौटते हैं, जब आपने कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी मतलब कुछ सालों बाद आपने ज्वाइन किया, तो कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि आप एक पूरे ही अलग एटमॉस्फेयर से, एक अलग पार्टी के काम करने की तरीके से निकल के दूसरे पार्टी में जा रहे थे। ऐसा लगा एक्चुअली कि अब सही जगह पर है, जिसको बोलते हैं ना घर वापसी, ऐसा ही लगा। क्योंकि बीजेपी एक परिवार की तरह तो है, पर बीजेपी बड़ी प्रोफेशनल भी है। और यही डिफरेंस जो मेन कांग्रेस और बीजेपी में ये है कि वहां परिवार पार्टी है, यहाँ पर पार्टी है, प्रोफेशनल है, पर परिवार की तरह व्यवहार है। तो एक प्रोफेशनलिज्म भी बहुत ज़रूरी होता है पार्टी में, एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होना भी ज़रूरी होता है। बीजेपी में निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत आसान है, उसके भी चैलेंजेस है, क्योंकि बीजेपी में बहुत ज़्यादा टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। हर लेवल पे, हर लीडर के पोजीशन के लिए या हर एक लेवल पे एक लीडरशिप के लिए बहुत टैलेंट है। तो निश्चित रूप से कभी कभी क्या होता है कि एक सब लोग एक ही विचार से चल रहे हैं, पर महत्वाकांक्षाएं क्लैश करती है, ये स्वाभाविक सी बात है। पर कभी भी बीजेपी में महत्वाकांक्षा जो है, या ज़्यादातर 99.99%, क्योंकि आप देखो जब सत्ता के बाहर भी रही तो बीजेपी में इतना लार्ज स्केल डिफेक्शन नहीं हुआ। वो महत्वाकांक्षा हमेशा पार्टी की विचारधारा और जो देश के प्रति जो समर्पित भाव से काम करना, उसको कभी ओवरटेक नहीं करती। तो मान लीजिए कि किसी को ये लगता भी है यार कि यार इस जगह के लिए हो सकता है पार्टी मेरा चुनाव कर सकती थी, नहीं हुआ। बीजेपी में गुड थिंग ये है कि बीजेपी में ये नोट हो रहा है कि भाई यहाँ पे 2 लोग थे, 2 में से हमने पर्सन 1 को चुना, पर्सन 2 को नहीं चुना। तो पर्सन 2 के साथ थोड़ा अन्याय तो इस बार हुआ है, तो जैसे ही मौका मिलेगा पर्सन 2 के साथ भी न्याय होगा और व्यवस्था न्याय करेगी। तो ये बीजेपी एक बहुत इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होने की वजह से देर सवेर यहाँ पे लोगों के साथ एक प्रोफेशनल तरीके से जो उनकी टैलेंट, उनकी कैपेसिटी, मेरिट से ड्यू है, वो उनको मिलता है। लेकिन इसमें पर पेशेंस की आवश्यकता है और परफॉर्मेंस की तो गजब की आवश्यकता है। बीजेपी नॉन परफॉर्मर को नहीं टॉलरेट करती, आप चाहे जो हो, चाहे जो हो, रूथलेस है बीजेपी नॉन परफॉर्मर्स की तरफ। जब आप आए तो आपको क्या मतलब ये साबित करने में ऐसा लगा कि इसे साबित करना पड़ेगा कि नहीं अब मैं कांग्रेसी नहीं हूँ? देखिए, मुझे बीजेपी ने जब मौका दिया तो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। उल्टा उसको एक दूसरी दृष्टिकोण से देखिए, इसको थोड़ा सा आप पलट लीजिए लेंस को। मैंने आजीवन कांग्रेस को सपोर्ट किया, कितनी मेहनत की, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज सब खर्च करके मेहनत की, कभी कांग्रेस से तो कुछ नहीं मांगा, तब भी कांग्रेस ने वैल्यू नहीं किया। और अमूमन कांग्रेस की पैरवी करते करते हम लोग मोदी जी को और बीजेपी को ही खरी खोटी सुनाते थे। अगर किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए था मुझसे, तो किसको होना चाहिए था? बीजेपी को, मोदी जी को और बीजेपी को। फिर हमने जब ये हमारी बगावत हुई, हमारी इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हुए, प्रिंसिपल इश्यूज हुए, उसके बाद हम अलग रहे। जब भी मैं टीवी पे भी जाता था, आज तक का एक भी अनुभव नहीं है प्रफुल्ल जी, आप जानते हैं, आप अपने मित्रों से भी, एंकर्स और गेस्ट से भी पूछना कि बीजेपी ने कभी फोन करके कहा हो कि यार ये शहजाद को क्यों रखते हो पैनल पे? बीजेपी चाहती, भाई साहब 14 के बाद तो बीजेपी ही बीजेपी थी, उससे पहले भी बीजेपी आने वाली थी, तो उनका बहुत होल्ड था हर जगह पे। उन्होंने आज तक ये किसी को गलती से भी फोन करके नहीं कहा होगा कि यार ये हमारे खिलाफ बोलता है, इसको हटा दो। जबकि कांग्रेस के लिए मैं बोलता था तो कांग्रेस वाले फोन कर करके, और कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता मेरे खिलाफ रहते थे, सुरजेवाला, अजय माकन, ये लोग जाके मुझसे ये चैनलों को किस प्रकार से डराते थे, प्रेशर डालते थे कि आप इसको बुलाओगे तो हम प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। जबकि मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं जाता था, तब रोहित सरदाना और ये लोग हमें बुलाते थे चैनल पे। तो कांग्रेस ने ये सब किया, बीजेपी ने तो कभी नहीं किया। ना बीजेपी की आवश्यकता या अपेक्षा थी कि भाई आप जाकर वहां पर जो है वंदना करो किसी की। बीजेपी ने केवल ये देखा कि भाई जो बातें उठा रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए भी, कि भाई परिवारवाद नहीं होना चाहिए और मेरिट है कि नहीं। और जब उनको पता चला और जब उनको लगा कि भाई नहीं, ये तो बातें उन्होंने वहां पे भी उठाई, बाहर रह के भी उठाई, और आज भी इसके प्रति कमिटेड है, उनको लगा कि प्लेटफॉर्म देने लायक है तो दिया।
तो ये डिफरेंस है। बीजेपी ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसने मेरे खिलाफ वहां रहते हुए ये बात रखी है। बीजेपी ने बोला फिर भी ये प्रिंसिपल्स पे हमारे साथ थे और हैं और आगे भी रहेंगे, तो इन्होंने जो कटु शब्द पहले बोले होंगे उसको इग्नोर करके एक फ्रेश स्टार्ट, एक मौका दिया जा सकता है। और इसीलिए तो बीजेपी सच ए ग्रेट पार्टी एंड मोदी सच ए ग्रेट लीडर। भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि जो आज वोटर मोदी जी को और बीजेपी को वोट कर रहे थे वो कांग्रेस को नहीं करते थे क्या वोट? पहले करते थे ना। मोदी जी ने उनको लुभाया है अपनी तरफ। जब करोड़ों वोटर उनको लुभाया तो शहजाद पूनावाला की क्या हैसियत है? मोदी जी का कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी ये है, सबसे अच्छा वो नहीं है कि भाई वो जो उनका बेस है उसको केटर करते हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो उनका एक स्वॉन एनिमी होता है या जो उनके खिलाफ भी सोचता है, उनके कामों से प्रभावित हो जाता है। ऐसे कई काम मैं गिना सकता हूं आपको कि जिंदगियां बदल गई। आज द्वारका एक्सप्रेसवे खुला है, मुझे 6 लोगों ने फोन किया है कि यार बाकी सब तो छोड़ दो, ये काम बढ़िया करवा दिया आपने। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि क्योंकि आप एक कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए थे और यहाँ पर आकर उनके खिलाफ बोलना, फिर यहाँ आकर सेटल होना और फिर यहाँ पे प्रवक्ताओं की लीग में आना और नेशनल चैनल्स में जाना या कैंपेन्स में जाना, तो क्या उतना आसान था ये आते ही मिल जाना? देखो, लाइफ में कुछ आसान नहीं होता, ठीक है ना। लाइफ में अगर आप समझ रहे हो कि भाई मैं बहुत बड़ा तोप हूँ और मैं बस एंट्री कर लिया और सब मेरे लिए थाली लगा के बैठेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता ना। पॉलिटिक्स में तो खैर होता ही नहीं है। और इससे ज्यादा ब्रूटल तो मीडिया और स्पोर्ट्स में भाई साहब, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। आप अगर अपना एफर्ट नहीं करोगे, मैं कहता हूँ 3 P आपको रेडी रखना है। पेशेंस, पी से परसिस्टेंस एंड पी से परफॉर्मेंस। अगर ये 3 P रखोगे ना तो आपको निश्चित रूप से पी से परिणाम मिलेगा। पर ये 3 P नहीं होंगे ना तो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे प्रोफेशनल कोई भी फील्ड हो, चाहे मीडिया हो, आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये कहना कि नहीं ऐसे कोई एक्स्ट्रा चैलेंजेस नहीं थे कि भाई क्योंकि ही इज अ कांग्रेसी, फॉर्मर कांग्रेसी। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस है। हेमंत बिस्वा शर्मा देखिए ना, आज वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स, परफॉर्मिंग सीएम्स, और पूरा नॉर्थ ईस्ट उन्होंने कांग्रेस मुक्त कर दिया। हमारे प्रवक्ताओं में भी अगर आप देखेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल भी बीजेपी के नहीं थे, दूसरी पार्टी से निश्चित कैसे होंगे ना भाई साहब। देखो ना, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जब जन्म हुआ, बीजेपी जब बढ़ी, तो बीजेपी जिन एरियाज से बढ़ी तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने में उनको समय लगा। पर वहां पे संघ हमेशा से एक्टिव रहा है। पर बीजेपी जब फैलेगी और बढ़ती जाएगी एज ए पार्टी, तो निश्चित रूप से जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं दूसरे दलों में, वो भी तो कुछ लोग उसमें बीजेपी के कारवान में शामिल होंगे। तो वो उस प्रकार से तो सबको एकोमोडेट करने का, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, राष्ट्र प्रथम भावना, ये बीजेपी में है। और बीजेपी ने कभी आपका ये कहना है ना कि आउटसाइडर की तरह, कभी नहीं महसूस करने देती बीजेपी। बीजेपी एक माँ की तरह है, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ। आपको वो माँ वो भी बोलेगी, डांट भी लगाएगी बंद करके कमरा कि भाई आप क्यों बोलते हो ऐसे, क्यों करते हो ऐसे। पर ये ऐसा नहीं है कि ये केवल कोई भारी कोई कांग्रेसी से आया तो उसको, जो उनके भी रहते हैं या जो भी रहते हैं उन सबको एक समान दृष्टि से वो ट्रीट करती है। और इंस्टीट्यूशनल पार्टी है, मतलब यहाँ पे अगर मुझे लगता है ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो देर सवेर मेरे पास एक सिस्टम, एक रूट आएगा ही कि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। तो ऐसा नहीं है। कभी शहजाद पूनावाला, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप क्या शशि थरूर जी के लिए पूछ रहे हैं कि कैसा माहौल वातावरण रहेगा या कुछ? वो तो अब मुझे इसमें ऐसे आप प्रोब करके पूछ रहे हैं कि भाई कैसा रहता है कांग्रेसियों के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई लिस्ट सूची तो नहीं है। ये बता दो कौन ज्वाइन कर रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि शहजाद पूनावाला के लिए था ना। तो शहजाद पूनावाला जब कांग्रेस से आए, लड़कर आए, वो भी इतने बड़े इसके खिलाफ लड़कर आए पद पे बैठे बंदी के, तो कहीं आगे चल के यहाँ भी न लड़े, इस बात का डर भी तो रहता ना मन में। नहीं, देखो ऐसा है, उनको पता है कि मैं किस सिद्धांत पे लड़ा, और सिद्धांत उनको भी पता है कि वो सिद्धांत के खिलाफ वो भी नहीं जाते। और बीजेपी इसके बारे में बहुत क्लियर है। देखिए, आप जो भी बोलिए, अभी 1980 से लेकर 2025 तक, अभी तो क्योंकि 2-3 चीज़ें हो गई तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव थोड़ा सा टल गया। पर हमारे यहाँ पे कोई किसी का अधिकार नहीं है कि भाई मैं इनका बेटा हूँ तो ये बनेंगे, या मैं ये हूँ तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि भाई पार्टी का कार्यकर्ता जिसकी जो क्षमता होगी उसके हिसाब से उसको वो पद मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कभी शहजाद पूनावाला का मन हुआ कि आरएसएस की जो संघ की शाखाएं होती हैं या कार्यक्रम होते हैं उसमें जाऊं, और जाते हैं? मैं एक्चुअली हालांकि शाखा में वैसे नियमित रूप से तो मैं नहीं गया, क्योंकि उस समय वैसे हम लोग जहाँ जिस सोसाइटी में या जहाँ जिस पुणे में सोसाइटी कल्चर ज़्यादा है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी,
तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में शाखाएँ कुछ सोसाइटीज़ में चलती थी, पर कुछ सोसाइटीज़ में मतलब नहीं चलती थी। पर आरएसएस और पूना का बहुत पुराना कनेक्शन है। तो हमारे लिए जैसे आरएसएस के स्वयंसेवक है या जो उनके कार्यकर्ता है, उनसे उठना, बैठना, मिलना, बातचीत करना, ये बहुत आम चीज़ है, बहुत मतलब नहीं, लेकिन अब आप जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद? ऐसे शाखा जाने का तो समय नहीं मिलता है भाई साहब, पर कभी-कभी मौका मिलता है कि जो अलग-अलग लेवल पे जो प्रचारक है या जो हमसे बड़े हैं, उनसे मार्गदर्शन लेने 1 घंटा, 2 घंटा बैठने का वो भी बुलाते हैं, समय देते हैं और उसमें समाज निर्माण के विषय में, राष्ट्र निर्माण के विषय में, पार्टी कहाँ किस दिशा में जा रही है, अगर उनको लगता है मेरे विषय की बात है या मेरे जो करने की चीज़ें हैं उस पे, उसको लेकर चर्चाएँ होती है। शाखा जाने का समय तो थोड़ा मिलता नहीं है भाई साहब, मन है? क्योंकि कभी आपका मन हुआ हाँ, कि आज क्यों? शाखा चलते हैं, अब शाखा ज्वाइन करने का समय आ गया? बहुत सारे आरएसएस के कार्यक्रम या उसके जो संगठन हैं, हुँ। उसके कार्यक्रम में तो मैं जाता ही हूँ। मैं आपको बताऊँ कई सारे कांग्रेसी, हुँ। उनके एक आध मुख्यमंत्री भी इसी कल्चर से निकले, इसी परिवार से निकले हैं। रेवंत रेड्डी कहाँ से निकले? अरे कई बार तो क्या होता है, डिबेट खत्म होती है ना, तो वो आके बोलते हैं कि मैं आप ही वाला हूँ। तो मैं कांग्रेस बोला कौन बोला? आज अब आप उन्हें आपको नाम बोला नहीं भाई। बता सकता। बोलते मैं आप ही वाला हूँ, तो मैंने बोला मतलब? तो नहीं, हम तो द्वितीय हैं, हम तो संघ के बहुत ये हैं, हम तो संघ के ही निकले हुए हैं। हम तो देखो भाई साहब, हम तो कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस की बात रखेंगे, पर है तो हमारा संघ के साथ ही हम मन। तो मैंने बोला राहुल जी संघ के, यार बहुत दुख होता है हमको राहुल जी जब बोलते हैं ना संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में, क्यों तो ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं, मैं राहुल जी के बारे में रिपीट नहीं कर सकता। पर वो बोलते हैं, डिबेट बस खत्म हुई और उसके बाद शुरू हो जाते हैं वो। तो देखो संघ क्या है? संघ समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण। अभी मोदी जी ने बोला ना लाल किले से 100 वर्ष हो रहे संघ को। तो संघ ने जो भूमिका निभाई है समाज की एकता के लिए, देश की एकता के लिए, और जब भी कोई त्रासदी होती है, भाई साहब बिना किसी को कुछ मतलब कोई क्रेडिट की चिंता किए बगैर अगर कोई सड़क पे काम करते हुए नज़र आता है, वो संघ के कार्यकर्ता। और हिंदू मुस्लिम क्या कभी संघ ने पूछा है क्या कि आप मुस्लिम हो तो आपकी मदद नहीं करेंगे? कि बहते हुए पानी में फ्लड में खड़े होते हैं वो, और किसी को हाथ देकर बचाते तो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम अमर है? तो ये संघ की ट्रेनिंग। और संघ और पुणे का तो बड़ा ऐतिहासिक रहा है। कांग्रेस का जो पहला मीटिंग होना था वो पुणे में ही होना था, फिर तो लास्ट मिनट मुंबई शिफ्ट हो गया था। तो पुणे से कांग्रेस की भी एक प्रकार से सोच निकली है, और वहाँ से गोपाल गणेश अगरकर, लोकमान्य तिलक जी, बाकी सब महान नेता निकले हैं। और ये सोच भी जो आरएसएस संघ की सोच है, वो भी एक प्रकार से पुणे से जुड़ी हुई है, नागपुर से भी जुड़ी हुई है। तो पुणे में हम लोग संघ के लोगों को मतलब आप जैसे लगता है ना कि शाखा लगी है, ये हमारे बड़ी नेचुरल चीज़ है कि ठीक है, पुणे में तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, तो हमको ऐसे कोई अलग नहीं लगता। हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके साथ घुल मिल रहते हैं। और महाराष्ट्र एज अ होल में, या आप देखोगे ना वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एज अ होल में, वो जो हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग है ना, वो इतनी नहीं है जितना कि बाकी जगहों पर ये लोग एलैबोरेट करते हैं। जैसे अखिलेश जी इसको उत्तर प्रदेश में बड़ा ही मुद्दा बनाते हैं, अतीक तक की पैरवी कर देते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा हम लोग को नहीं है कि भाई आरएसएस को एंटी मुस्लिम देखना, ऐसे नहीं देखा जाता, ना ऐसी भावना है। टीवी डिबेट में आप जब जाते हैं तो आप बड़े मज़े ले लेके जो है जवाब देते हैं, या सामने वाले की मतलब एक तरह से आप मज़े ही ले रहे होते हैं उस डिबेट में। टीवी कई डिबेट बार का तो मैंने कपिल शर्मा बन जाना चाहिए मुझे। टैबलेट दिखा दिखा के आप क्या साबित करना चाहिए? टैबलेट लेके क्यों चलते हैं? मैं आपको बताता हूँ, इसके दो रीज़न हैं। हम्म, इसमें एक तो क्या है ना कि हमारी राजनीति में हम लोग इस स्थिति में रह रहे हैं कि भाई अगर कोई बात कही भी होगी ना किसी नेता ने, और उसको आप कोट करोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं बोला ही नहीं ऐसे, और वो सामने वाला बचाव में कोई भी झूठ बोल देगा। अच्छा, मीडिया का काम ये होना चाहिए, एंकर का काम ये होना चाहिए कि उसके साथ सारे फैक्ट्स हो, कि भाई जैसे मैं झूठ बोलूँ या कोई सामने वाला झूठ बोले तो वहीं पे फैक्ट चेक हो जाए। कई बार हमारे मीडिया के लोग नहीं कर पाते, या हो सकता है 6, 7, 10 यहाँ पे पैनलिस्ट वो को पीसीआर से डील करे और वहां से चिल्ला रहे हैं, या 7 पैनलिस्ट को देखे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो फैक्ट चेक नहीं कर पाता, तो हम अपना फैक्ट लेकर घूमते हैं। तो जैसे ही वो बोलता है कि यार राहुल जी ने कभी ऐसा नहीं बोला, तो सुना दो राहुल जी का बयान कि यार सेना की पिटाई हो रही थी, तो एक तो फैक्ट चेक इंस्टेंटली हो जाता है ना, कोई उधार नहीं बचता। आगे जाओ, फैक्ट चेक करो, पीआईबी को काम दो इतना, वो अपना ही फैक्ट चेक कर लो। और दूसरा ये है कि भाई जैसे इतने टॉपिक्स होते हैं, इतनी डिस्कशन होती है, तो फैक्ट बेस्ड डिबेट में मैं यकीन रखता हूँ। तो इसमें मैंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग टॉपिक से फोल्डर बना रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये इसलिए भी करते हैं कि देखो फैक्ट चेक तो हो जाएगा, फिर इसकी एक मीम बनेगी और एक रील चलेगी और फिर वो वायरल होगी? नहीं, ये तो देखो ऐसा है कि आज हम लोग जो है मतलब उस स्थिति में आ चुके हैं कि सबके पास स्मार्टफोन है,
इंटरनेट का दाम एकदम 90% 95% गिर गया है, इंटरनेट स्पीड्स हाई है, तो लोग ज़्यादा टीवी से ज़्यादा अभी मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं और वहीं से कंज्यूम करते हैं। तो कोई डिबेट देखने का, आपने लास्ट 1 घंटे की डिबेट कब देखी होगी? बहुत कम। लोग पॉडकास्ट देखेंगे 1 घंटे का, ये वाला भी देखेंगे। लोग पॉडकास्ट निकाल के रात को जैसे 11 बजे 12 बजे पहुंचेंगे या फ्री होते हैं या सब जब मौका लग रात को बैठे हैं या तब वो पॉडकास्ट देखते हैं। उसमें भी उनको चाहिए कि अच्छी चर्चा हो, एक मतलब फैक्ट बेस्ड चर्चा हो, जो भी हो। पर जो डिबेट्स वाली चीज़ है, मैंने अभी नोटिस किया है कि लोग कोई टीवी देखता नहीं है, तो वो दिखाने का या उनको वो बात पहुंचाने का एक ही तरीका है कि वो इंस्टाग्राम पे और जो व्हाट्सएप पे रील्स या छोटे वीडियोस के माध्यम से उतनी पॉइंट टू पॉइंट बात विद लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी पहुंचे। तो अभी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ बोल दो, एक आध कोई आदमी देख रहा है। जैसे एक है शॉर्ट पॉइंट ब्लैंक नाम का एक हमारा एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, वो डिबेट ही देखते रहता है पूरा दिन। तो जो डिबेट में कुछ हो गया तो एकदम तुरंत वो सब क्लिप जोड़ के उसमें वो परेश रावल जी का या अक्षय कुमार का वो ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट वैसे सब डाल के वो करके एक बना के वो डाल देता है, फिर हम उसको उठा के वहाँ से सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देते हैं। तो क्रिएटिव भी होता है, और फिर जो जेनजी है जो डिबेट्स देखते ही नहीं है वो तो सोशल मीडिया पे ही देखते हैं। जैसे आपकी बेटी हाँ, मैंने आपको ये किस्सा इसलिए पूछा क्योंकि आपका एक उसने मुझे, मेरी बेटी ने एक रील दिखाया कि सी हाउ ही डिबेट्स। वो एक टैबलेट लेके किसी प्रवक्ता ने जवाब दिया तो झूठ बोल रही है, टैबलेट पे बाइट प्ले कर दिया। और उसमें भी यूं माइक पे यूं लगा के ऐसे करके। हाँ, वो तो अभी क्योंकि एंकर था मैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है। कई लोग क्या करते हैं, फोन ले जाते हैं और वो फोन आगे कर देते हैं। उनको लगता है कैमरा के पास करना है। कैमरे के पास करने से कुछ नहीं होगा, आपको माइक के पास रखना है। ये ट्रिक सारी बता रहा हूँ। मेरे खिलाफ वो बताया। फिर मुझे बताया कि एक मीम वायरल हुई काफी कि 50 रुपए के बनियान पहन के डिबेट में आते हैं। हाँ, वो तो किशोर तिवारी जी इससे पहले प्रचलित थे। उन्होंने एक बार एक नुपुर तिवारी नाम की एक महिला थी, एक वो डिबेट चल रही थी, तो नुपुर तिवारी ने किशोर जी को बोला था आप बड़े नॉटी हो। तो किशोर तिवारी जी ऐसे मुस्कुराए, वो ब्लेंडर्स प्राइड वाली ऐड चलती है ना मैन विल बी मैन वाली वो कौन सा गाना आता है उसके पीछे, प्यार की, हाँ प्यार की राह तो ये तो वो किशोर तिवारी है। किशोर तिवारी जी जो है मोमेंट देते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, किशोर तिवारी जी बैठे थे और डिबेट में, वो स्काइप से, वो भी उनको यूनिट मंगवाना चाहिए तो स्काइप से बैठे थे। तो स्काइप से बैठे थे तो आधा टाइम उनका उसी में जा रहा था कि आप मेरी आवाज़ आ रही है क्या, मेरी आवाज़ आ रही है क्या। तो उन्होंने जब बोला तो मैंने बोला आवाज़ टूटी है कि नहीं, छोड़ो, तो पार्टी टूट गई। उस समय महाराष्ट्र के चुनाव थे। अच्छा, महाराष्ट्र के चुनाव थे और मैं उस समय टी शर्ट पहन के गया था। टी शर्ट पे लिखा था एक है सेफ है, मैंने टी शर्ट बनवाए थे। जब ये नारा निकला था ना कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, तो एक है सेफ है वाले के मैंने कई सारे टी शर्ट बनाए थे, मग बटेंगे कटेंगे बना के मैं डिबेट जाता था तो लेकर जाता था ट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने ये बात बोली कि मेरी आवाज़ टूट रही है क्या, तो मैंने बोला पार्टी टूट गई आपकी तो उनको लगा मेरा टी शर्ट जो है वो बनियान है, तो टी शर्ट को बनियान बोलते हैं, तो बोलते बनियान बनियान बनियान। तो 50 रुपए की बनियान पहन के आया, 100 रुपए की बनियान पहन के आया। फिर उन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले भी मेरे साथ डिबेट में थे, तो उन्होंने फिर से बोला कि तू है ना, तू 100 रुपए की बनियान पहन के आता है। तो मैंने बोला 50 से 100 रुपए पे आ गए। मैंने बोला राजनीतिक कच्चे उतर के फिर भी बात डायलॉग वही मार रहे हैं आप। ऐसा कितनी बार होता है, ऐसी कितनी बहुत, क्योंकि बहुत सारे रील्स आप लोगों के चलते हैं जिसमें बड़ा मजा आता है कि कई बार लगता है कि यार ये वाला तो इवेंट देखा ही नहीं हमने। देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली सीरियस डिबेट्स भी होती है, पर सीरियस डिबेट्स के साथ साथ थोड़ा सा एक मुझे किस्सा याद है। आपकी मदर का बर्थडे था, मैं खंडन नहीं करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। ये हुआ था और मुझे दिखाया गया कि देखिए ये एक रील है, इसमें शायद सुप्रिया सिंह ने आपके साथ बैठी हुई थी, न्यूज़ 24 मानक गुप्ता, और आपने कहा कि मेरी मदर का बर्थडे, तो वहां से जवाब आया मैं इस बात का खंडन करती हूँ, ये झूठ है। तो क्या हुआ था, 15 आज से 1 साल पहले 15 अगस्त को जब हमारी डिबेट हो रही थी, मैं न्यूज़ 24 के 5 बजे के शो में मानक गुप्ता जी के शो में था, तो मैं मानक जी के साथ स्टूडियो में था। सुप्रिया जी संभवतः किसी यूनिट से जुड़ी हुई थी, वो बाहर से थी, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। मेरा मौका आया, मानक जी ने बोला आप शुरू कीजिए। तो मैंने बोला सबसे पहले भारत माता का स्वतंत्रता दिवस और मेरी माँ का भी बर्थडे, तो तुरंत आ गया मैं इस बात का खंडन करती हूँ। तो मैंने बोला हैं ये कैसे, मेरी माँ का बर्थडे कैसे खंडन कर सकती है, मेरी माँ का बर्थडे है, वो एक सिंगल लेडी है।
तो मानक ने बोला ओहो, उसका वो ओहो भी बड़ा वायरल, ओहो किस बात का खंडन कर दिया सुप्रिया, किस बात का खंडन? तो मैंने बोला ये मेरी माँ का बर्थडे है, कैसे खंडन कर देगी? तो वो फिर वो एक इट हैज़ टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, मतलब एक साल में एक व्यक्ति ने उस पर एक इंस्टा पेज बना दिया। हाँ। और वो हर रोज वही पे पोस्ट करता है। हाँ। उसका डे 1, डे 2, डे 3, अब डे पता नहीं डे 150 हो गए थे और उसको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए। अब वो अभी ये वापस से क्या हुआ सहयोग से कि 15 अगस्त फिर से आई। मैं था आज तक पे, आज तक पे था तो डॉली शर्मा थी कांग्रेस की प्रवक्ता जो गाजियाबाद का चुनाव भी लड़ गई थी उनके टिकट पे। उन्हीं के, चलिए छोड़िए मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। डॉली शर्मा जी जो है चुनाव लड़ गई थी, तो वो थी वहाँ पे। तो अंजना जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच जस्ट खत्म हुई और उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि पीएम ने क्या बोला है स्पीच में, आप जरा बताइए। तो हमने उसी से शुरू किया कि आज मेरी माँ का दो दुगने उत्साह का मौका है और मेरी माँ का बर्थडे है और कोई खंडन नहीं कर रहा। तो किसी ने उसको क्लिप किया और किसी ने ओरिजिनल क्लिप किया, दोनों को जोड़ा और बोला कि अब ये इस बार खंडन नहीं हुआ, इस बार। लेकिन एक साल लगा आपको ये साबित करने में कि खंडन नहीं होगा कोई बात। और कई लोग मतलब उसमें आप देखोगे ना ट्विटर पे तो कई कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि इसकी माँ का बर्थडे सच में है क्या 15 अगस्त को, इसने सिर्फ मार्केटिंग के लिए बताओ मैं क्या मैसेज दिखाना है माँ का। नहीं। और चुनाव आयोग SIR करेगा तो पता चल जाएगा महाराष्ट्र में मेरी माँ का बर्थडे कब है भाई। ये बताइए कि आपने एक जगह ये भी कहा है कि मेरे घर में जो है मेरी माँ जो है मुझसे ज्यादा जो है वो एक आपके यहाँ एक फर बेबी है, पेट है। हाँ पेट है, पेट। उसको ज्यादा मानती हैं। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। तो देखो ऐसा है कि वैसे भी मैं छोटा लड़का हूँ, छोटा बेटा हूँ। तो छोटा बेटा तो बहुत ज्यादा प्यारा होता है। ना 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 ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं है, फिर आप बड़े बेटे होंगे तो इसलिए सब बोल रहे हो। अब बड़े हो ना तो आपको क्या पता भाई, ये आप मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे पता है कि छोटे वाले को कितना प्यार मिलता है। ना ना ना, ये तो आपको तो वही लगेगा। पर होता तो देखो किसी भी परिवार के लिए पहला बेटा जो होता है वो सबसे ज्यादा दुलारा होता है। इसमें आप सेकंड वाला तो चलो हो गया ठीक है, एक तो पहले वाला अरे ऐसी तो उसको तो फिर पहने हुए कपड़े मिलते हैं, यूज्ड आइटम मिलता है। तो हम तो वैसे ही नंबर 2 थे। अच्छा नंबर 2 में ये हो गया कि फिर थोड़े वर्षों बाद क्या हुआ कि मेरी मदर जो है वो वैसे डॉग से बहुत डरती थी और कभी हमारे घर में एनिमल या ऐसा नहीं पेट नहीं रहा था। पर तहसीन का क्या है कि वो डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, उनकी वाइफ भी और वो भी, तो बहुत एनिमल्स के प्रति और ख़ास करके डॉग्स के प्रति वो करते हैं। पर वो रेस्क्यू करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब प्लेकार्ड लेकर खड़े हो गए कहीं पे, वो एक्चुअली रेस्क्यू करते हैं। तो हमारे जो डॉग्स भी है वो कहीं ना कहीं से रेस्क्यूड डॉग्स है। 3 डॉग्स है अभी शायद। बहरहाल जो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी माँ को प्यारा है वो तो रेस्क्यूड है। तो वो उसको रेस्क्यू किया था तो उसको लाया। तो पहले तो वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्टा कट्टा बड़ा डॉग है। तो पहले तो मेरी माँ डरती थी पर फिर ऐसा उनका बॉन्डिंग हो चुका है और वो डॉग, मतलब डॉग कहने में मुझे थोड़ा ये लगता है अजीब, फर बेबी कहते हैं आप। फर बेबी या क्या, मैं तो उसको हाची उसका नाम है। तो वो इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है। मतलब एक दिन माँ ने बताया हमको कि एक दिन मैं गया था पुणे, तो मैं रह गया था, उन घर पे ही रहा था। फिर अगले दिन मैं चला गया तो वो रात को उसने वो मेरे कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ उसके बाहर वो रुका रहा। अच्छा कि आप कहाँ हैं? हाँ, जबकि मैं 6 महीने में साल भर में एक बार जाता हूँ। पर उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा माँ के साथ रिश्ता क्या है और मेरी माँ का इतना ख्याल रखता है वो। तो ही इज़ वेरी, मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि वो हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा ही है एक प्रकार से। और देखो ना हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में तो हम प्राणी, पर्यावरण और इंसान इनमें कोई अंतर नहीं देखते। हम तो सबकी पूजा करते हैं, हम तो भगवान सभी में देखते हैं, है ना। तो इसीलिए पशुपतिनाथ है ना हमारे लिए, तो या तो महादेव है या पशुपतिनाथ है। तो हमारे तो भगवान भी जो है वो पशुओं के प्रति कितना। लेकिन आपको उस बात का दर्द है कि माँ उसको ज़्यादा मानती है? नहीं, मुझे दर्द होता अगर वो लायक नहीं होता तो तहसीन से तो ज़्यादा लायक। तहसीन सुनेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे सुनने दो तो वो भी मानेगा। नहीं, हम दोनों मानते हैं। नहीं, बहुत बहुत प्यारा है हाची, तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब तहसीन सामने होते हैं और आप डिबेट कर रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, क्या करते हैं? सच बताइए, अंदर से क्या फीलिंग आती है? नहीं, कभी कभी तो देखो ऐसा है कि ब्रदर्स में एक राइवलरी भी आ जाती है। आपको पता नहीं, आप लोग नहीं है, मेरे भाई है और हाँ होता भी। तो आपको याद होगा क्रिकेट वाले दिन
बैटिंग नहीं मिलती थी तो कैसा लगता था, या ये रोना शुरू कर दे। तो ये सारी भावनाएं वापस मतलब डिबेट में कभी कभी आ जाती है, जो क्योंकि हमको पता है कि तहसीन डिबेट में कुछ बोल रहे हैं और मुझे पता है कि यहाँ पे पूरा सच नहीं बोल रहे और हम पकड़ लेते हैं उसको, तो उनको बुरा लगता है कि भाई ये पकड़ ले रहा है, कि उसको पता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि हम तो इंस्टिंक्ट से बोल सकते हैं ना कि ये सच है या नहीं है। चलो दूसरे आदमी को तो वो स्पिन कर देगा पर हमें स्पिन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से उनको लगता होगा कि भाई इसकी बात मैं इधर पकड़ लूँगा, और मुझे भी फिर थोड़ा ये होता है कि यार इसने मेरी बात पकड़ ली, सामने वाला तो पकड़ नहीं पा रहा है। मैसेज करके बोलते हैं कि ये क्यों कर रहा है तू ऐसे? नहीं, वैसे मैसेजिंग तो नहीं करते हम लोग, क्योंकि मैं ठीक है वो तो मैं उनको एज ए जस्ट अनदर, एक टीवी पे 6 डब्बे होते हैं तो एक डब्बे से एक आवाज़ निकल रही, दूसरे डब्बे से दूसरी आवाज़ निकल रही, तो हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं सबको। मतलब सेम दृष्टि से ही देखता हूँ मैं, तो कोई ऐसा मैसेज करने का वो नहीं है, पर ठीक है कभी कभी ईगो ब्रूजिंग का थोड़ा चांस हो जाता है, तो हो जाता है। मजे ले लेते हैं एक दूसरे से, मजे तो लेते हैं, कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। जैसे हम लोग का एक शो था भाई वर्सेस भाई, जी पे ओनली सुधीर चौधरी जी, और वहाँ पे एक हमारे शो के पूरा करता धरता थे सिद्धि, वो जानते, लोगों को लगता है हम लोग की झगड़े फेक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोग तो फेक करते होंगे, ये एक वहाँ पे एक यहाँ पे। उन्होंने एक्चुअल में देखा हमारे झगड़े किस लेवल के हो सकते हैं, वो रिकॉर्डेड भी होगा जी के पास फुटेज, तो उनको पता है कि किस लेवल के झगड़े होते थे हमारे। तो जब कभी आप घर में रहते हैं, मान लीजिए, या आपकी मदर से कभी आपकी बात होती, तो मदर किस साइड ज़्यादा देखती है? मदर यूनाइटेड नेशंस की साइड तरह है, तो उनकी साइड लेने की कोई मतलब नहीं। नहीं तो परमानेंट सीट किसकी वहाँ? देखो ऐसा है कि हम लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि मदर तो चाहती है कि भाई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मेरे रहो। करण अर्जुन आएंगे, हाँ, टीवी पे ऐसे एक दूसरे को मत बोलो। फिर उन्होंने भी पर छोड़ दिया, अब उनको भी लगता है कि कहाँ इतना इन चीज़ों में पड़े। और एज लॉन्ग अब तो बहुत अच्छा ये कह सकते हैं कि पहले तो बहुत रफ और हार्डकोर होता था, अभी तो क्या है कि अभी डिबेट्स में भी लोग समझने लगे कि थोड़ा न्यूआंस्ड है तहसीन, वो ज़्यादा वो नहीं करते कि हर चीज़ को अननेसेसरी ब्लाइंड क्रिटिसिज्म, या वो मैंने एक चीज़ नोटिस भी की है कि कंपेयर टू बाकी जो पैनलिस्ट आते हैं कांग्रेस का पक्ष रखने, कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता कितनी गंदी बात करते हैं, कितनी गंदे तरीके से, तो वो तो नहीं करता वो ऐसे बदजुबानी वगैरह नहीं करते। टी शर्ट्स मैं अब वापस बस ये पॉइंट तो उसमें क्या है ना, अगर देखो कोई अच्छा पॉइंट हो उसको आप अच्छे से बोलो ना, तो सामने वाला भी आपको काउंटर नहीं करेगा या उसके प्रति उत्तेजित नहीं होगा। पर कोई अच्छा पॉइंट भी हो और आप अगर किसी को अरे तुरे से बोलो तो फिर सामने वाला उत्तेजित होता है। जैसे सुप्रिया सेन है तो उसके पॉइंट अच्छे होते हैं, पर वो जिस प्रकार से बोलती हैं लोगों को ऑफेंड होता है उनके बोलने का तरीका। और तहसीन हो सकता है उसका पॉइंट इतना स्ट्रांग ना हो, पर वो अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर सामने वाला बोलता है चलो ठीक है, उसने एटलीस्ट कम से कम एक सभ्य तरीके से तो बात रखी। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस के लोगों को उससे सीखनी चाहिए कि डिसएग्रीएबल हुए बिना डिसएग्री करना, विदाउट बिकमिंग डिसएग्रीएबल। तो ये चीज़ अगर हो तो अच्छा है, हमको भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाजपा वाले या भाजपा की तरफ से जो जाते हैं वो दूध के एकदम धुले, हम लोगों को भी अच्छी बात रखनी चाहिए, सामने वाले को भी रखनी चाहिए। आप जो टी शर्ट पहनते हैं ये एक तो ट्रोल करने के लिए पहनते हैं, आपने खुद ही कहा, तो कई लोगों को अनकंफर्टेबल भी उस समय हो गए होंगे जब पीएम ने आपको बुलाकर पूछा ये क्या पहना है टी शर्ट? नहीं, पीएम क्या था कि वो अनिल बलूनी जी हमारे जो मीडिया डिपार्टमेंट के हेड है, उनके घर पे इगास कार्यक्रम था, तो मोदी जी आए थे, तो हम लोग जो है वो लोग वो पट्टा भी देख के बहुत ट्रोल करते हैं हमको। अब भाई अब पीएम जब जाते हैं तो उनके लिए ऐसा ही बनता है वॉकिंग पाथ, ताकि उनके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वो चले जहाँ कार्यक्रम है जाके वापस आए। और जब वो कोई बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, मैंने कई बार देखा है बोरिस जॉनसन से लेकर बड़े जॉन कैरी तक वो एक लाइन के पीछे रहते हैं और मोदी जी का जब होता है मूवमेंट वो जाते हैं। एनीवे, तो मैंने टी शर्ट पहनी थी। अब भाई इगास के कार्यक्रम में कोई टी शर्ट पहनेगा तो नजर तो जाएगी उस पर। वो उत्तराखंड वाली टोपी पहनी थी, तो वो जा रहे थे तो मैंने नमस्कार किया, तो उन्होंने देखा कि ये टी शर्ट पे क्या लिखा है, तो मैंने बोला मोदी जी देखो ये हाँ एक है तो सेफ है लिखा है। तो देखने लगे, फिर बोलने लगे कि ये मीडिया वालों लेकिन इससे कई लोग अनकंफर्टेबल हो गए होंगे। नहीं, मैंने बोला कि नहीं मोदी जी अभी पूरे डिबेट इसी में करूंगा, मैं 2-4 बना लिया मैंने, मैं जो भी डिबेट में जाऊंगा यही पहन के जाऊंगा। बिहार इलेक्शन आएगा तो उसमें क्या बनाएंगे?
बिहार इलेक्शन में तो देखिए ये लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हाँ। मिंटा देवी का। बेचारी मिंटा देवी आ गई, बोल रही, मेरी टी शर्ट काहे पहने हो, बुड़बक। आप छोड़ते नहीं है, कहीं से भी घूम फिर के आ अरे भाई उन्होंने देखो मेरा आइडिया कॉपी करते हैं लोग। हाँ। उन्होंने पार्लियामेंट में मिंटा देवी की टी शर्ट पहनी ना, बिल्कुल 124 पहनी। नॉट आउट। हाँ। ये सब हमारा आइडिया है, सब हमारा आइडिया चुरा के पहनते हैं। एनीवे अरे चलो, अब चोरी का इल्जाम आप लगा रहे हो उन पे। हाँ, बिल्कुल आइडिया चोरी किया। अच्छा केके मेनन ने भी तो बोला कंटेंट चोरी किया उनका। हाँ। केके मेनन का आपने देखा वो क्लिप नहीं। चोरी करके डाला। केके मेनन एक अभी उन्होंने ट्वीट हम्म। किया था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था कुछ कांग्रेस ने। तो स्टार्टिंग में वो केके मेनन वाला, वो नहीं स्पेशल ऑप्स वाला, हाँ हे सच बात है, वो वाला थोड़ा हाँ, ना वो सीन, हाँ। वो उन्होंने डाला था। तो केके मेनन ने वहां पे जाके कमेंट कर दिया कि भाई मैंने इससे कोई रिलेशन नहीं है, हाँ। ये इन्होंने बिना पूछे लिया है। हम्म। तो मैंने इनको बोला तुमने जमीन चोरी, लैंड चोरी, चारा चोरी और कंटेंट चोरी भी कर दिया, आइडिया चोरी भी कर दिया। तो ये इस बार टी शर्ट ये पहनने दो, इनके सारे टी शर्ट बनियान निक्कर सब उतरने वाले हैं। फिर कोई प्रवक्ता बोलेगा 150 रुपए की, अब 50 रुपए हम बढ़ा देते। देखो ऐसा है कि अब बिहार में जो आप, क्योंकि बिहार पे आए हैं, तो बिहार में लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से इनके पास मुद्दों का इतना अभाव है, इतना अभाव है कि ये लोग बस इसी में रखे हुए हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। इनके पास कोई कॉन्क्रीट मुद्दा अभी भी गिनाने को नहीं है। मतलब कि अगर एक इतने वर्षों से चलने वाली सरकार के खिलाफ आपके पास कुछ बोलने के लिए कोई ठोस चीज़ नहीं है, और केवल आप ये वोट चोरी, संविधान पे खतरा, ये सब बातें कर रहे हो, और वो तब जब आपकी खुद की विश्वसनीयता इस विषय में जीरो है। तो मुझे लगता है इसी से बिहार के चुनाव का रुझान क्या है आप देख सकते हैं। आखिरी में मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप कैसे देखते हैं अपना फ्यूचर और बीजेपी का फ्यूचर? देखिए मैं ना अपना फ्यूचर की मुझे चिंता है और ना बीजेपी के फ्यूचर की मुझे चिंता करनी है। हम लोगों को चिंता करनी है कि देश के फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, और देश के फ्यूचर के लिए जिस तरीके से मोदी जी ने एक रोड मैप तय किया, अभी आपने 15 अगस्त की स्पीच भी सुनी होगी। हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर होना है, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। देश के पास युवाओं का एक बड़ा टैलेंट पूल है, उस टैलेंट पूल को हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि देश ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें अपने पसीनों से अपने लोगों के द्वारा बनाए और उसको इस्तेमाल करे। तो उसमें हर सेक्टर में, चाहे बिजनेस हो, स्टार्टअप्स हो, सेमीकंडक्टर हो, स्पेस हो, चाहे हमारे क्रिएटिव फील्ड्स हो, सोशल मीडिया हो, इस हर जगह पर हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कानून की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। इन चीज़ों के प्रति हम लोगों को काम करना ज़रूरी है, और इसी को करना मेरा एक लक्ष्य है। मतलब ऐसा अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई लक्ष्य है कि अभी कोई एमएलए बनना है, कॉरपोरेटर बनना है, राज्यसभा बनना है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारी राजनीति में हम लोगों ने अपने आप को पद से जोड़ दिया। हमको पद से नहीं कद से जुड़ना है। कद बढ़ाओ, काम करो, कद बढ़ाओ। कद बढ़ेगा तो पद आपके पैर छुएगी, और पद के पीछे भागोगे तो ना कद मिलेगा ना वो पद आएगा। तो आप करो, आप परिश्रम के पीछे भागो, आप परफॉर्मेंस के पीछे भागो, आप कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं उसके पीछे भागो। जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है उसकी चिंता, कर्म करते रहो। मैं इसमें फर्म बिलीवर हूँ, कर्म करो, चिंता मत करो। जो आपका ड्यू है ना, देर सवेर आएगा। और अगर आपको अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा आने वाला है। कई बार हमको क्या लगता है कि भाई आज ये नहीं हुआ, ये आज मिलना चाहिए था, पर हम ये नहीं देख पाते कि आज अगर नहीं मिला है कोई चीज़, तो वो आगे कितना बड़ा देने के लिए हमें आज वो डिनाई किया गया है, हम वो नहीं देख पाते। हम भगवान को हमेशा क्या बोलते हैं, यार ये मुझे चाहिए था, ये दिया नहीं। पर जब भगवान आपको उससे बड़ी चीज़ देता है, कभी हम मानते हैं कि यार भगवान अच्छा है, आपने उस दिन नहीं दिया। मैं कांग्रेस में प्रवक्ता नहीं बन पाया, उस समय मुझे लगा यार कितना कुछ किया कांग्रेस के लिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उस सरकार का जो तीसरी बार सरकार बना रही है, जनता का मैंडेट मिला है। तो उस समय तो डिनाई हुआ, पर आज भगवान ने मुझे कहाँ बिठाया। तो मुझे लगता है कि हमको काम और कद को चेस करना चाहिए, पद को नहीं करना चाहिए। अपने आप चीज़ें होती रहती है, और ना भी हो तब भी मैं कह सकता हूँ कि पवित्र मन से अपना योगदान, अपना जो करना है, आपका जितनी क्षमता है उसको करते रहिए। बट आर यू सेटिस्फाइड जो मिला है अभी तक बीजेपी में? ये गलत तरीका है देखने का। मैं बीजेपी को, ये कोई ट्रांजैक्शनल डील नहीं है ना। ट्रांजैक्शन नहीं, हर एक की मेहनत का एक फल होता है। जैसे सुधांशु जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी ने अपना ही गूगल और विकिपीडिया बना लिया है उनको जिस तरह से वो करता है, और वो भी आत्मनिर्भर है, मेड इन इंडिया है। तो वो जिस तरह से डिबेट को कंडक्ट करते हैं, डिबेट में जाते हैं या उस तरह से रहते हैं। अब कुछ आपका भी है कि यूं तुरंत टैबलेट ले आए, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जोड़ते हैं।
तो आपको भी लगता है कि उनकी तरह जैसे उनको भी उनके परिश्रम का फल मिला, आपको भी मिले? हमारे यहाँ पे तो भगवान को भी वनवास में भेजने की प्रथा है। हमारे यहाँ पे तो भगवान की भी परिश्रम का और उसको उनको टेस्ट देना पड़ता है। हम्म, जब भगवान स्वयं इतनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, हम्म, चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, हम्म, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो फिर भी बहुत छोटे हैं। इन चीज़ों का देखो, इन चीज़ों में देखना ही नहीं है कि ये मेरे लिए ठीक हुआ या इससे अच्छा हो सकता था। ये एक नकारात्मक सोच है। मोमेंट आप एक्सपेक्टेशन बनाते हो, फिर एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन करते हो, तो आप नकारात्मकता की ओर जाते हो। मैं ऐसे सोचता ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि आज क्या गज़ब का जिया है। ओहो! अब मैं अभी अब से यहाँ से फ्री होऊँगा, डिबेट में जाऊँगा। मेरा केवल एक ही थॉट है कि डिबेट में कितना मज़ा करना है और डिबेट में कैसे इनकी आग लगा देनी है मुझे। और फिर डिबेट हो जाएगा तो मैं डिबेट एंजॉय करूँगा कि हाँ देखो मैंने और फिर रील कटूंगा। हाँ जो भी है बस अपना बेस्ट दूंगा। मुझे इससे आगे कि अच्छा फिर मैं ये सोचने लगूँ मैंने आज डिबेट में 6 मार लिया, 4 मार लिया, कल पार्टी मुझे क्या देगी? क्या बेवकूफ़ी वाला सोचे। डिबेट में आने का मौका मिला है आपको, यही पार्टी ने दिया। कितने लोगों को मिल रहा है? कितने शहजाद को मिल रहा है? कांग्रेस में कितने शहजाद को मिल रहा है? भाई पार्टी ने ऑलरेडी दिया है, इसको इस दृष्टि से देखिए। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिवली सोचता हूँ और मैं ये नहीं सोचता कि क्या ड्यू है। पार्टी ने दिया है, हमको बहुत ड्यू भरना है पार्टी का, मैं ये सोचता हूँ। थैंक यू शहजाद, आपने दिल खोल के हमसे बात की। तो ये थे शहजाद पूनावाला, बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रवक्ता, जिन्होंने दिल खोल के हमसे बात की और हर एक सवाल का जवाब दिया। तो देखते रहिए ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो।